2024 का आगाज 80 हटाओ बीजेपी बचाओ के नारे के साथ में समाजवादी पार्टी के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। यानी साफ है कि उस पोस्टर में सभी की तस्वीरों को साझा किया है। सभी दलों को एक करने के लिए लगातार पूरा विपक्ष एक होता नजर आ रहा है। यानी साफ है कि आने वाली 23 तारीख को यानी कि कल के दिन एक विपक्षियों की बिहार में एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें अखिलेश यादव के साथ साथ कई विपक्षी नेता भी शामिल होंगे। यानी साफ है कि जिस तरीके से भाजपा को हटाने के लिए पूरी कयायत शुरू हो चुकी है और उसे हटाने को लेकर के लगातार मंथन भी तेज होता नजर आ रहा है। ऐसे में साफ है कि पूरा विपक्ष एक होकर के भी अब भाजपा को हटाने में लग गया है। यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सीएमएम महिमा रॉय ने इस पूरे मामले को एमपी एमएलए कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। यानी कि अब इस पूरे मामले में एसीएमएम रणजीत सिंह सुनवाई करेंगे। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आज सुनवाई होने वाली थी। लंबी चर्चा हुई। इसके बाद इस पूरे मामले को 27 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट सुनेगा और करीब 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। चूंकि 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए थे, जिसमें से एक महिला पहलवान जो कि नाबालिग थी वो अपने बयान से बदल गई थी। उसके बाद बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली थी, लेकिन अभी भी राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी जब 27 जून को दोपहर 2 बजे के आसपास जब सुनवाई होती है तो दिल्ली पुलिस की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती है, वहीं महिला पहलवानों के वकील की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती है, और क्या राउज एवेन्यू कोर्ट उसी दिन कोई फैसला सुनाता है क्या या अगली कोई तारीख देता है। यौन उत्तर प्रदेश में हीट वेव से मौतों के बाद अब उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग लगातार चौकन्ना है। प्रदेश में जैसे ही मानसून आया, उत्तर प्रदेश में संचारी रोगों को लेकर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रदेश के सभी 75 जिलों को निर्देश जारी हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में संचारी रोग को लेकर पूरे प्रदेश भर में अभियान चलेगा। हालांकि ये अभियान 1 से 31 जुलाई तक चलेगा, जिसमें प्रदेश भर के सभी जिलों में जागरूकता फैलाई जाएगी, जिसमें यह कोशिश होगी कि मच्छर जनित या दूसरे जो ऐसे रोग हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकते हैं, जो मानसून के दौरान बड़े पैमाने पर कहर ढा सकते हैं, ऐसे बीमारियों को लेकर लोग सचेत रहें। साथ ही साथ अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं रहें, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, बेड भी आरक्षित किए जाएं, जिसको लेकर पूरे प्रदेश भर में 1 महीने का विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। सीधे तौर पर जिस तरीके से हीट वेव के बाद अलग अलग जिलों से खबरें आई कि बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें हुई, उसके बाद अब संचारी रोग से कोई मौत न हो, उसको लेकर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग पीएम मोदी के 9 साल के सफल कार्यकाल को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान चला रही है, हर एक मोर्चा कहीं ना कहीं उसमें अपना योगदान दे रहा है। उसी कवायद में अब अल्पसंख्यक मोर्चा भी अपनी कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी देने को सुनिश्चित करता हुआ नजर आ रहा है। जहां हमने देखा था कि जनसंपर्क अभियान के तहत योग दिवस पे मदरसों में योग कराया गया था, वहीं आज सहारनपुर में मोदी मित्र के नाम से सम्मेलन कराया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के मित्रता के वाले व्यवहार को अपनाया गया है। जिसमें बताया गया था कि जिस तरह से सहारनपुर जो कि देवबंद हमेशा से मुस्लिम चेहरे को लेकर आगे आता था और कहीं ना कहीं बीजेपी के एंटी बीजेपी एक छवि को प्रस्तुत करता था, वहीं से अब देवबंद से मुस्लिम मित्र अभियान को चला गया। मोदी मित्र नाम से सम्मेलन किया गया, जिसमें मोदी नाम से मुस्लिमों को जोड़ने की कार्रवाई की गई है। निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी माना जा रहा है लोकसभा चुनाव में भी अल्पसंख्यक मोर्चे के या कहीं मुस्लिम चेहरों को अपने टिकट की दावेदारी बनाई जाती की कोशिश करेगी। हालांकि पहली बार होगा जब किसी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारेगी। इसकी चर्चा तेजी में है और माना जा रहा है कि इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार तेजी से काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि जिस देवबंद में हमेशा से फतवे जारी होते थे, अब उसी देवबंद से मोदी मित्र का जो सम्मेलन शुरू हुआ है उसकी पकड़ क्या लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत देश के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें तो करीब 50 जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक साथ रेड मारी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा के इलाके शामिल हैं, जहां पर एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मार रहा है। कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में ही अकेले 17 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड कर रहा है। ये रेड उन लोगों के घरों पर, प्रतिष्ठानों पर हो रही है जो सोने चांदी के कारोबार से जुड़े हुए हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ के महानगर और चौक इलाके में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक साथ रेड मारी है और रेड मारकर ये जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर सोने चांदी के कारोबारी काली कमाई को वाइट कैसे करते हैं। हालांकि तमाम जगहों पर कुछ दस्तावेज भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगे हैं, जिससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं सोने चांदी से जुड़े हुए कारोबारी जो काली कमाई का पैसा है उसको वाइट करने के लिए
रियल इस्टेट के कारोबार में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड खत्म होगी तो क्या कुछ अहम दस्तावेज, क्या कुछ अहम साक्ष्य इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगते हैं। राजधानी में देखा जा रहा है लगातार कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कई बच्चे घायल हो गए। अब इसके बाद नगर निगम एक्टिव हो गया है। नगर निगम 3 दिवसीय जब अभियान चलाएगा, अभियान के तहत जो कुत्ते हैं जिन बिना लाइसेंस के पाले जा रहे हैं उन पर कार्रवाई करेगा। आज अभियान का पहला दिन था और पहला दिन 11 लोगों से 46,000 की वसूली नगर निगम ने की। साथ ही साथ सख्त चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द अपनी लाइसेंस रिन्यू करा लें या साथ ही साथ नए जो कुत्ते पालक हैं वो अपनी लाइसेंस बनवा लें, क्योंकि राजधानी में बात करें तो राजधानी में लमसम 10,000 ऐसे लाइसेंस हैं जो कुत्ते धारकों ने जो है पालकों ने बना रखे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े होते हैं कि तमाम जो अवैध रूप से कुत्ते पाले हैं उन पर कार्रवाई कब होगी। मऊ जनपद के जिला अधिकारी ने खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए पहले से ही आदेश जारी कर रखे हैं। वहीं पर खनन माफिया रातों रात को खनन को अंजाम दे रहे हैं। 12 बजे के बाद अवैध खनन का सिलसिला जारी है। बात की जाए तो पुलिस की मिली भगत और खनन विभाग के मिली भगत के चलते रातों रात में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और जेसीबी का प्रयोग करके खनन तेजी से कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि विभाग के ऊपर और पुलिस के ऊपर जिला अधिकारी के आदेश के प्रभाव कितना मजबूत साबित होते हैं। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने किसान की जमीन पर जबरन कब्जा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रशासनिक के अधिकारी भी दिख रहे हैं, जहां दबंग दोबारा किसान की जबरन जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जब पीड़ित किसान ने शिकारपुर एसडीएम से कई बार शिकायत की थी, परंतु शिकायत के आधार पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मान्य न्यायालय में भी उसका विचाराधीन मुकदमा बताया जा रहा है, जिसके चलते मान्य न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना की गई है, जिसके चलते दबंग वहां पहुंचते हैं, प्रशासनिक अलमा को लेकर पहुंचते हैं। अब देखना होगा, पीड़ित किसान ने वीडियो वायरल कर यूपी सरकार के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है और आज डीएम के कक्ष में पहुंचकर उच्च अधिकारियों से स्थानीय अधिकारियों की शिकायत करेंगे। अब देखना होगा, किसान ने लगातार कई बार चक्कर काट रहे थे तहसील में, परंतु तहसील प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी। दबंग लोगों से साठ-गांठ कर किसान की जबरन भूमि पर कब्जा करा दिया गया। अब देखना होगा, जिस आधार पर किसान पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि लगातार हमने कई बार अधिकारियों से शिकायत करी, मानकों के अनुसार नाप नहीं हुई है, फर्जी सरकारी दस्तावेजों में हेर फेर कर जबरन नाम लगा जबरन भूमि चिन्हित कर कब्जा कराया गया। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से धार्मिक पोस्ट प्रसारित कर दंगे फैलाने की जैसी बाढ़ सी आ गई है। ताज़ा मामला सामने आ रहा है, जहाँ एक फेसबुक पेज है इस्लाम किंग बॉस किंग। इस पेज के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए कुछ अभद्र मीम्स बनाए गए हैं। हालांकि इसके ऊपर छत्रपति संभाजीनगर के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में गुना दाखिल हो चुका है और पुलिस अब खोजबीन में लगी हुई है कि इसे किसने प्रसारित किया। पहली बारिश ने नगर निगम व जिला प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। मेयर बनी प्रमला पांडे ने भी दावा किया था कि बरसात में इस बार शहर में जलमग्न नहीं होगा, न जल भराव होगा, जो भी नाले चौक है उनको खोला जाएगा, लेकिन उनके दावे खोखले साबित हुए। इस वक्त हम जूही के खलवा पुल में मौजूद है, जहां पर 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से जल भराव हो गया था। यहां ही नहीं, पूरे शहर में जल भराव है। ऐसे में जूही में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को बाहर निकालती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन युवक कौन है, उस कहाँ से आया था, उसकी पहचान फिलहाल अभी तक नहीं हो सकी। उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बताते चलें कि पहली बरसात में जिस तरह के दावे किए थे, उनकी सभी की पोल खुल गई है। नगर निगम हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे मेयर हो, सभी ने दावा किया था कि इस बार बरसात में कहीं भी जल भराव नहीं होने होगा। लेकिन जिस तरह की स्थिति पहली बार देखने को मिली, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो भी उन्होंने वादे किए थे, जो भी दावे किए थे, वो सभी खोखले साबित हुए हैं। और शहर इस वक्त जलमग्न है। घरों में, अगर आउटर क्षेत्र की बात करें तो घरों में नाली का पानी भर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि जो जिम्मेदारी नगर निगम की थी या जिला प्रशासन की, उसे वो पूरी नहीं कर सके। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अवैध बिल्डर और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के सख्त आदेश जरूर दे चुके हों, लेकिन अगर रायबरेली की बात की जाए तो उसके हालात
जुदा ज़रूर नज़र आते हैं। ताज़ा मामला रायबरेली के कई ऐसे स्थानों का है, चाहे वो राणा नगर हो, चाहे वो जहानाबाद चौकी हो, चाहे वो नेहरू नगर हो, लेकिन यहाँ पर एक जय जिसका नाम हमेशा प्रकाश में रहता है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। फिलहाल पिछले जो दिनों थे उसमें जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए 6 बिल्डिंगों को सीज कर अतिश्री जरूर कर ली थी, लेकिन इन बिल्डिंगों के बारे में लगातार जानकारी देने के बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं से जिला प्रशासन सवालों के घेरे में ज़रूर खड़ा होता है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि लगातार खबर प्रकाशित होने के बाद रायबरेली का जो जिला प्रशासन है, जिलाधिकारी हैं, जो तेज़ तर्रार ज़रूर मानी जाती हैं और अपने काम के प्रति उनका जो रवैया है वो भी त्वरित कार्रवाई का है, लेकिन आखिर इन बिल्डिंगों पर और अवैध भूमाफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये सवालों के। शोहरतगढ़ विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके चौधरी अमर सिंह को आज़ाद समाज पार्टी में नई जिम्मेदारी मिली है। आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद ने चौधरी अमर सिंह को आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया है। राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद चौधरी अमर सिंह का सिद्धार्थनगर ज़िले में पहली बार आगमन था। आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका सिद्धार्थनगर ज़िले में जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद चौधरी अमर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी है, उस पर उनकी कसौटी पर वो खरा उतरने का काम करेंगे। वहीं साथ ही साथ उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी तंज कसते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में आज महंगाई, बेरोजगारी अपनी चरम पे है। अमेठी में सड़कों के हालात को लेकर के आज किसान नेता रीता सिंह सैकड़ों महिलाओं के साथ लाठी डंडे से लैस होकर के गौरीगंज मुख्यालय के लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पर पहुंची, जहां पर लोक निर्माण विभाग कार्यालय के खिलाफ नारेबाजी भी किया और वहीं सड़क को लेकर के एक ज्ञापन भी सौंपा। जी हां, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला गांधीनगर से जामो जाने वाले मार्ग का है, जो कि कई महीनों से निर्माणाधीन है और उसका निर्माण हो रहा है, लेकिन कई महीनों से उस पर बड़ी बड़ी गिट्टियां पड़ी हैं, लेकिन विभाग कोई उस पर कार्य नहीं कर रहा है, जिसको लेकर के रीता सिंह का कहना है कि साफ तौर पे आए दिन लोग जो है चोटेल हुआ करते हैं। इसमें दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और रास्ते को सुचारू रूप से बनाया जाए, जिससे कि चलने में लोगों को सहूलियत मिल सके, जिसको लेकर के किसान नेता रीता सिंह ने आज लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करने की मांग किया। जनपद में बीती रात को 2 बाइक सवार पे 4 लोग बारात से लौट रहे थे और लौटते समय पटेहरा ग्राम नहर के पुल को पार करते समय बाइक असंतुलित होकर नहर में गिर जाती है, जिससे वहां पर 3 लोगों की मौत हो जाती है। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को पहुंचती है, पुलिस मौके पर पहुंच कर के चारों व्यक्तियों को अस्पताल ले जा रहे थे। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो जाती है और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रामा सेंटर भेज दिया गया है। और बताते हैं कि इधर 22 दिनों में अब तक 15 मौत हो चुकी है इस सड़क मार्ग पर, और इस सड़क मार्ग पर मौत की घटना जो हो रही है आए दिन बहुत तेजी से घट रही है। बीती रात बुधवार की रात में ही बारात दीपनगर में गई हुई थी और वहां से 2 बाइक पर सवार होकर 4 लोग वापस आ रहे थे। इस दौरान प्रमोद राय पुत्र जीत राय 21 वर्ष व मनीष कुमार पुत्र स्वर्गीय रामकरण, दोनों व्यक्तियों को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो जाती है। वहीं तीसरा युवक राम बाबू पुत्र गिरिजा शंकर का इलाज के दौरान मौत हो गया। हमीरपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें करंट लगने से मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। लाइट के तार पर कपड़े सुखाने के लिए फैलाए गए थे। बारिश होने पर महिला जैसे ही कपड़े उठाने गई तो उसे करंट लग गया। मां को देख मासूम बच्चा भी उसे मां को बचाने के लिए पहुंच गया, जिससे मां और बच्चे की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। पड़ोसियों ने इलाज के लिए दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने मां बेटे को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला के
पति की 6 महीने पहले ही मौत हो चुकी थी। महिला अपने 2 मासूमों के साथ जीवन यापन कर रही थी और घर पर इकलौते मासूम के ऊपर से भी माँ बाप का दोनों का साया उठ चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो इकलौता बचा हुआ मासूम है उसका अब जीवन यापन कैसे चलता, अब वो अनाथ हो चुका है। अमरोहा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी खड़े हुए ट्रक में जा घुसी, जहां ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी में फंसे ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि गाड़ी काफ़ी तेज रफ्तार पर थी और खड़े ट्रक में जा घुसी। इस हादसे के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोगों ने ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक गाड़ी ड्राइवर की मौत हो चुकी। स्थानीय पुलिस ने मृतक के शव को पीएम के लिए भिजवा दिया, जहां उसका पीएम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो इस तेज रफ्तार के कहर से करीबन आधे दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार अमरोहा जनपद की पुलिस और ट्रैफिक पुलिस लगातार ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए अपील कर रही है और सड़कों पर लगातार कार्रवाई भी कर रही है। वहीं लगातार अमरोहा जनपद में बड़े हादसे देखे जा रहे हैं। लगातार ट्रैफिक जो पुलिस है वो लगातार कहीं ना कहीं अपनी कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। बागपत के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर पत्नी ने अपने सास और पति को चप्पलों से पिटाई की है। बताया गया है कि पूरा मामला है 3 तलाक का। पति ने अपनी पत्नी को दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर 3 तलाक बोल दिया। इसी के चलते हुए पत्नी इतनी भड़क गई कि अपने पति और अपनी सास की चप्पलों से पिटाई कर दी। वहीं पर खड़े किसी युवक ने अपने मोबाइल में सभी वीडियो को कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। इस हाई वोल्टेज ड्रामा को सभी ने देखा है। अब देखना है कि पुलिस इस पूरे मामले पर कितनी कार्रवाई करती है। बागपत के बहराइच के कतनिया घाट संरक्षित वन जीव प्रभाग के ककरहा रेंज से सटे उर्रा ग्राम पंचायत के मजरा कल्लूपुरवा निवासी महिला की बाघ के हमले में मौत हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि महिला अपने खेत पर काम करने गई थी, जहां जंगल से निकले बाघ ने उस पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उन लोगों के हाका लगाने पर बाघ महिला को छोड़कर जंगल की ओर चला गया। घटना की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के संबंध में वनाधिकारी का कहना है कि महिला की मौत बाघ नहीं तेंदुए के हमले में हुई है। उनका कहना है कि महिला जंगल में नकली बीड़ने गई थी, जहां पर तेंदुए के हमले में महिला की मौत हो गई है। हालांकि ग्रामीणों द्वारा खेत में काम करते समय हमले की बात कही गई है। इस पर वनाधिकारी का कहना है कि वो इस मामले की जांच करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग की टीम को निर्देश दिए गए हैं कि घटनास्थल पर वो पग चिन्हों की पहचान